हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फेज आउट टेस्ट के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो टेस्ट होता है ये परफॉर्म किया जाता है 3 फेज ट्रांसफार्मर के केस में। क्लियर है, 3 फेज ट्रांसफार्मर के केस में परफॉर्म किया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे जब आप ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये पढ़े होंगे कि 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को मिला के हम लोग एक 3 फेज ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को मिला के हम लोग एक 3 फेज ट्रांसफार्मर को बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। क्लियर है, देखो जब 3 मतलब एक 3 फेज ट्रांसफार्मर को जब आप बनाते हो तो उसमें 3 फेज होते हैं, U, V, W या फिर R, Y, B जिसको बोलते हो। जब कंपनी में आप देखोगे तो वहाँ पे जो है वही R, Y, B को U, V, W के द्वारा मेंशन किया जाता है। माने ये आपका हो गया U, कैपिटल में U, ये कैपिटल में V और ये कैपिटल में W। इसको फिर स्मॉल में किया जाता है ना, ये स्मॉल में किया जाता है। समझिएगा, यहाँ पे कैपिटल में U, V, W जो है ये मार्किंग किया हुआ रहता है ताकि आप पहचान सको। कुछ नहीं, डिफरेंसेस कुछ नहीं है, ये BIS के द्वारा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड है ये। U, V, W, R, Y, W, U, V, W, R, Y, W, ये R, Y, B, ये भी R, Y, B और ये न्यूट्रल। ये हमारा प्राइमरी साइड में रहेगा, उसको हम कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, और ये सेकेंडरी साइड में रहेगा तो इसको हम स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है, देखो जो भी 3 फेज ट्रांसफार्मर रहेगा उस 3 फेज ट्रांसफार्मर में अगर मान लो कि ये U फेज है तो इसके सामने वाला जो होगा सेकेंडरी में, इसके सामने वाला सेकेंडरी में भी क्या रहेगा, U फेज ही रहेगा। अब प्राइमरी में अगर V फेज है तो सेकेंडरी में V फेज रहेगा। इसको अगर आप समझ सकते हो तो इस तरह से आप समझिए। देखिए ये कोई मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में ये 3 फेज है, ये हो गया U, ये हो गया V और ये क्या हो गया W। इधर भी आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया U, ये हो गया V और ये हो गया W और ये हो गया न्यूट्रल। समझ में आई बात? समझे बात को कि नहीं समझे? या आप ऐसा कर लो, ये हो गया U, ये हो गया V और ये हो गया W। इसको आप इधर कर लो, ये हो गया U, ये हो गया V और ये हो गया W। क्लियर है? तो ये चीज को चेक करने के लिए कि प्रॉपर मार्किंग है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ये हमारा U फेज था और इसके सामने हमने V को कनेक्ट कर दिया, U की जगह V कनेक्ट कर दिया, या W को कनेक्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे V है और इसके सामने जो ये V होना चाहिए तो यहाँ पे V हो के ना हम U को कनेक्ट कर दिए या W को कनेक्ट कर दिए। इस तरह का भी तो मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि आदमी ही तो बनाता है ना वहाँ पे। ट्रांसफार्मर जो डिजाइन वाइंडिंग वगैरह जो बनाता है या जब असेंबल किया जाता है तो आदमी ही बनाता है। अब आदमी बनाता है तो हो सकता है ना कि कुछ न कुछ कनेक्शन वगैरह में दिक्कत हो गई हो, और दिक्कत होने की वजह से आप मार्किंग तो कर दिए हो U, V, W, लेकिन वास्तविकता है ये है कि जो इंटरनल बनाए हुए हो अंदर में तो वो सेम फेज में है ही नहीं। ये U की जगह पे आप इधर V कर दियो, कुछ इस तरह से कर दियो। समझ रहे हो बात को? तो इसी को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, फेज आउट टेस्ट। क्या किया जाता है, फेज आउट टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये टेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ 3 फेज ट्रांसफार्मर के केस में परफॉर्म किया जाता है, सिर्फ 3 फेज के ट्रांसफार्मर में। आइए अब समझते हैं कि कैसे हम टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को कि हमेशा सेम में रहेगा, सेम फेज में रहेगा। ये U, ये भी U, ये भी V, ये W और ये भी W, इसी प्रकार से रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। आप कभी भी ट्रांसफार्मर को देखेंगे जब आप न्यू मैन्युफैक्चरिंग रहता है, ट्रांसफार्मर जो नया बन के आया हुआ होता है उसको आप कभी देखेंगे ना तो उसमें व्हाइट कलर से मार्किंग किया हुआ रहता है। उसमें अभी आप देखिएगा जो प्राइमरी साइड होगा ना उधर कैपिटल में लिखा हुआ रहेगा U, V, W, कभी देखिएगा मौका मिले तो। और इधर सेकेंडरी में भी लिखा हुआ रहता है U, V, W विद न्यूट्रल रहता है इधर, तो ये न्यूट्रल दाहिना साइड रहता है जनरली। उसके बाद U, V, W ये कुछ इस प्रकार से मेंशन किया हुआ मिलेगा। वास्तविक टर्मिनल भी ऐसा ही मिलेगा, कभी आप देखिएगा, है ना। आइए देखते हैं उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये 3 फेज हो गया, हम 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर मान लेते हैं। ऐसा क्या किए, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को लिए, आप एक 3 फेज ट्रांसफार्मर को लेकर उसमें 3 होगा ना, जैसे ये हुआ ना U, V, W, ऐसे करके भी तो हो जाएगा, वो भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करना क्या है समझिएगा, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लिए। अब 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में मैंने क्या किया, एक वाइंडिंग को, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो था एक ट्रांसफार्मर का, या अगर आप 3 फेज ट्रांसफार्मर लिए हो तो उसका एक फेज, माने कि ये जो है उसको आप क्या करोगे, अनसॉर्टेड
छोड़ दोगे, मतलब शॉर्ट नहीं करोगे। मतलब कहने का ये ओपन रहेगा और ये ओपन रहेगा, बाकी जो भी वाइंडिंग है मतलब ये इसको और इसको आप क्या करोगे, शॉर्ट कर दोगे। समझ में आ रही बात। इसको क्या किया हमने, शॉर्ट कर दिया। इसको क्या किया था हमने, अनशॉर्ट छोड़ दिया था, शॉर्ट नहीं किया था। अब क्या करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या किए, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए। और प्राइमरी वाइंडिंग में एक स्विच के सहारे हम लोग डीसी वोल्ट, लो डीसी सप्लाई, ठीक है, लो डीसी सप्लाई सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया। वो हम किसका, लो डीसी का, ठीक है। यहाँ पे अब समझिएगा कि कैसे हम टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं कि यह सेम फेज में है कि नहीं है। हमने यहाँ से सप्लाई दिया, सप्लाई देने के बाद स्विच ऑन किया। यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, मतलब कुछ भी, जितना लो वोल्ट दिए यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज आना चाहिए। लो वोल्ट दे रहे हैं, अधिक वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जब लो वोल्टेज हम डीसी दिए तो यहाँ पे वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है वो वोल्ट मीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो हम कनेक्ट किए हैं इसमें, ये सेम में नहीं है। समझ में आ रही बात। यहाँ हम सप्लाई दिए और यहाँ पे ये वोल्ट मीटर शो नहीं किया, इसका मतलब कि ये जो हम U और U खोज रहे थे वो U इसमें नहीं है, ये किसी और में होगा। समझ रहे बात को। इसमें हमने क्या किया, कनेक्शन इसमें सप्लाई दिया। अगर इसमें सप्लाई देने के बाद ये वोल्ट मीटर रीडिंग शो नहीं कर रहा है, रीडिंग शो नहीं कर रहा है, तो इसका ये मतलब हो गया क्या कि नहीं, हम जो यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट किए थे, मतलब ऐसा चाह रहे थे कि ये U सामने वाला U है, मतलब अगर ये U है, अगर ये U है तो ये भी क्या होना चाहिए था, U होना चाहिए था। तो मतलब ये U होना चाहिए था। तो अगर U होगा तो ये वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। समझ में आ रही बात, डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर नहीं शो करेगा तो ये हमारा U नहीं है। अब ये वोल्ट मीटर को लाके हम यहाँ लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ये वोल्ट मीटर को हम इसमें लगा देंगे और इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। ये हम क्या किए, शॉर्ट कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, लगा दिए वोल्ट मीटर फिर से। समझिएगा। अब यहीं पे सप्लाई हम दिए, U फेस में ही दे रहे हैं। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो U था, U फेस था, वो यहाँ सेकेंडरी में यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ ना आके कहाँ गया, यहाँ आ गया। कहने का ये मतलब कि ये ऐसा हो गया भैया, ये ऐसा हो गया कुछ। समझ रहे बात को, ये ऐसा हो गया, मतलब ये U वाला के सामने यहाँ आ गया, ये बीच में U आ गया, कुछ इस प्रकार से हो गया। तो ये कनेक्शन क्या हो गया, गलत। तो जो आप टर्मिनल पे मार्किंग किए होंगे वो भी आपका गलत हो गया होगा। समझे बात को। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे शो किया, तो आप अब इसको आप क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे, फिर से ओपन करोगे, फिर जाके कनेक्शन प्रॉपरली दोगे उसमें। तब तो जो कनेक्शन आपने बनाया है वो U के सामने U ही होना चाहिए, V के सामने V होना चाहिए, W के सामने W होना चाहिए। अर्थात कहने का ये मतलब R के सामने R, Y के सामने Y, B के सामने B होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ा गया है काम, ये U के जगह पे आपने भी ला दिया। अब मान लो इसमें चेक करोगे तो ये सामने आना चाहिए, तो नहीं आएगा इसका। अब इसका हो सकता है इसमें आएगा या इसमें आएगा। ये तो पूरा टर्मिनल का जो मार्किंग है वो भी गलत हो गया, और टर्मिनल का जो कनेक्शन आपने किया वो भी गलत हो गया। तो क्या करना है, फिर से इसको चेक करना है। फिर क्या करना है, देखो समझना कि अगर मान लेते हैं इसी में शो कर गया हमारा, ये वोल्ट मीटर लगा था और यहाँ पे ही हमारा जैसे सप्लाई दिए ये शो कर गया, इसका तो मतलब ये है कि सही है, ये U था, ये भी U है। क्लियर। अब बच जाएगा इसमें। अब यही डीसी वोल्ट सोर्स इसमें लाएंगे, ये वोल्ट मीटर उठा के इसमें लाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। इसको फिर से क्या किए, शॉर्ट कर दिए। अब यहाँ पे सप्लाई लाए, सप्लाई लेने के बाद इसमें भी हम सप्लाई दिए, सप्लाई देने के बाद इसको चेक किए, यहाँ भी अगर डिफ्लेक्शन शो कर गया, अर्थात ये वाई फेज, ये भी वाई फेज, मैंने ये भी। अब इसमें लाए तो ये तो लास्ट बच गया, तो मतलब ये क्लियर है कि ये W ही होगा। लेकिन अगर इसमें भी शो नहीं किया तो इसका मतलब ये चेंज हो गया होगा, हो सकता है, क्योंकि ये तो सही आया। लेकिन यहाँ पे जब आप चेक कर रहे थे तो इसमें ना शो करके वोल्टेज डिफ्लेक्शन इसमें शो किया, मतलब ये वाला फेज का जो प्रॉपर फेज था वो यहाँ आ गया है। तो इसको फिर से आप क्या करोगे, चेंज करोगे। तो इस तरह से ये फेज आउट को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। समझ में आई बात। जस्ट एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, समझिएगा ठीक से।
डीसी सप्लाई वोल्ट यहाँ पे दिए, अगर यह वोल्ट मीटर रीडिंग शो किया इसका मतलब ये कनेक्शन सही है। फिर इसमें कनेक्ट किए सप्लाई और इसमें वोल्ट मीटर लगाए, इसमें डीसी वोल्ट दिए, इसमें हमारा वोल्ट मीटर जो है कनेक्शन शो किया, इसका मतलब ये भी टर्मिनल सही है। इसमें वोल्ट सोर्स लगाए, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाए, अगर इसमें शो किया तो इसका मतलब ये कनेक्शन मतलब कनेक्शन जो आपने किया यूवी का वो सही है। बट अगर यहाँ पे यू हमने कनेक्ट किया, यहाँ पे वोल्ट मीटर शो नहीं किया, इसका मतलब ये यू टर्मिनल नहीं है, भी हो सकता है या डब्ल्यू हो सकता है। इस वोल्ट मीटर को आप यहाँ लाओ, इसको शॉर्ट कर दो, यहाँ पे लाओगे तो यहाँ लाने के बाद क्या होगा, फिर से कनेक्शन सप्लाई दोगे, अगर यहाँ शो किया तो मतलब ये वाला टर्मिनल का कनेक्शन यहाँ आ गया, तो इसको चेंज करो, है ना। फिर से चेंज करके फिर से टेस्ट कर लो, अगर प्रॉपर हो गया तब तो सही है। फिर इसमें सोर्स लाओ, वोल्टेज अप्लाई करो इसमें, अब यहाँ चेक करो, अगर इसमें शो कर गया इसका मतलब ये है प्रॉपरली कनेक्टेड है, अगर नहीं शो कर रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है, कोई और होगा। समझे बात को। तो इस तरह से ये टेस्ट को रिपीट करके चेक कर लिया जाता है कि कनेक्शन प्रॉपर किए हो आप कि नहीं किए हो, फेज में है कि नहीं है, कहीं फेज आउट तो नहीं है, समझ रहे हो। तो इस टेस्ट के द्वारा चेक कर सकते हो, ठीक है। देखिए, फेजिंग आउट टेस्ट इज रिक्वायर्ड ओनली इन केस ऑफ अ 3 फेज ट्रांसफार्मर। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फेजिंग आउट टेस्ट जो है सिंगल फेज में परफॉर्म कर सकते हैं कि 3 फेज में कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोलोगे सर आप तो सिंगल फेज में ही परफॉर्म किए। हाँ भैया, सिंगल फेज में किए हैं, लेकिन ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को हम लोग 3 फेज मतलब 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लिए हैं और तीनों को हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाए। इस 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बाद हम लोग क्या किए, 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाए। बोला था ना मैंने कि 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को मिला करके आप एक 3 फेज ट्रांसफार्मर बना सकते हो। तो ये तीनों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, बट ये कंप्लीटली इसको कनेक्ट करके हम लोग एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बनाए हुए हैं। क्लियर है। When a 3-phase transformer is manufactured and the terminal marking to say LV winding with respect to HV winding of the same phase is not carried out during manufacturing process, or the terminal marking disappear during the process of fixing transformer in tank। समझ में आई बात। ये टेस्ट जो होता है कब परफॉर्म किया जाता है, तो वही होता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जो कंपनी होती है जहाँ पे कि ट्रांसफार्मर तैयार किया जाता है इन केस ऑफ 3 फेज, और टर्मिनल मार्किंग जो है एलवी वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में, मतलब ये जो एलवी वाइंडिंग है इसके रिस्पेक्ट में अगर ये नहीं है ना, ये नहीं है, फेज इज नॉट कैरिड आउट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और द टर्मिनल मार्किंग डिसअपियर, ये जो टर्मिनल आपने मार्क किया है वो डिसअपियर है, वो सही आपने कनेक्ट नहीं किया है प्रॉपरली, आपका यू, ये सेम सीक्वेंस जो है ये यू ये भी में नहीं है, तब जो होता है क्या किया जाता है, ये टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। हो सकता है ना जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी तो उस टाइम में गलती तो हो ही सकता है, टैंक के अंदर जब चला जाएगा तो कैसे पता चलेगा। अब टैंक के अंदर आप डाल भी दिए हो तो फिर आपको टेस्ट करके देखना तो पड़ेगा कि कौन सा ट्रांसफार्मर का आर है, कौन सा वाई है, कौन सा फेज है। हालांकि जो जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अनुभव हो जाता है तो वो आराम से पकड़ लेता है। बट जिनको नई जानकारी होगी, जो नया मान लो कोई वहाँ पे काम कर रहा होगा तो उसको तो नहीं पता है, तो वो हो सकता है ना आर की जगह वाई निकाल दे, वाई की जगह जो बुशिंग में कनेक्शन करते हो सकता है आर वाले बुशिंग में वाई वाले को डाल दे, वाई वाले बुशिंग में बी वाले को डाल दे, कुछ इस तरह से हो सकता है ना उल्टा पुल्टा कनेक्शन, तो इसके लिए हम लोग करते हैं। क्लियर। इन दिस टेस्ट ऑल वाइंडिंग एक्सेप्ट वन ऑन प्राइमरी साइड एंड वन ऑन सेकेंडरी साइड आर शॉर्टेड विथ ए लो रेसिस्टेंस वायर। देखो क्या बोल दिया, इस टेस्ट में ऑल वाइंडिंग, सारा वाइंडिंग एक्सेप्ट किसका, एक्सेप्ट वन ऑन प्राइमरी साइड एंड वन ऑन सेकेंडरी साइड आर शॉर्टेड विथ ए लो रेसिस्टेंस वायर। यहाँ पे क्या मतलब हो गया, ऑल वाइंडिंग आर शॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ समझना, ऑल वाइंडिंग आर शॉर्टेड विथ ए लो रेसिस्टेंस वायर एक्सेप्ट वन ऑन प्राइमरी साइड एंड ऑन अनदर साइड। मतलब कि एक वाइंडिंग को आप छोड़ दो, बाकी सारे वाइंडिंग को क्या करो, शॉर्ट कर दो। किधर, प्राइमरी साइड भी और सेकेंडरी साइड भी। क्लियर है, प्राइमरी साइड भी और सेकेंडरी साइड भी शॉर्ट कर दो, और एक वाइंडिंग जो है आपका उसका प्राइमरी भी छोड़ दो और सेकेंडरी भी छोड़ दो।
फिर कहता है अक्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग लेफ्ट अनसॉर्टेड, जो प्राइमरी वाइंडिंग के साइड में जिसको कि आपने अनसॉर्टेड छोड़ा था, सॉर्ट नहीं किया था, ए लो डीसी सप्लाई इज कनेक्टेड एंड अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग लेफ्ट अनसॉर्टेड ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड। कहने का क्या मतलब हुआ, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को आप अनसॉर्टेड छोड़े थे, जिसको कि आपने सॉर्ट नहीं किया था, उधर क्या करना है, प्राइमरी साइड में एक लो डीसी वोल्ट सप्लाई को कनेक्ट कर देना है और सेकेंडरी साइड में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करके फिर ये टेस्ट को परफॉर्म करना है। लिख लीजिए इसको भी नेक्स्ट आगे करके। देखिए इसमें क्या है कि इफ द वोल्ट मीटर डज नॉट डिफ्लेक्ट, अगर मान लेते हैं कि वोल्ट मीटर डिफ्लेक्ट नहीं करता था, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया इसको, वोल्ट मीटर डिफ्लेक्ट नहीं किया, तब क्या करना है कि वोल्ट मीटर को नेक्स्ट में कनेक्ट करना है, उसको फिर क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। व्हेन द सेकेंडरी कनेक्शन आर मेड देन when the secondary connection are made then short circuit secondary winding across which voltmeter was connected। समझिएगा, अगर वोल्ट मीटर शो नहीं किया, यहाँ पे हम इस प्रकार से कनेक्शन किए हुए हैं, अगर कनेक्शन करने की सप्लाई दिए, सप्लाई करने के बाद अगर यह वोल्ट मीटर रीडिंग शो नहीं करता या डिफ्लेक्शन नहीं देता है ना, डिफ्लेक्शन नहीं करना नहीं होता है, तब इस वोल्ट मीटर को हम यहाँ लाएंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे और इसको फिर क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। कहने का यही मतलब हुआ, कनेक्टेड एंड कनेक्ट इट अक्रॉस अनदर सेकेंडरी वाइंडिंग एंड रिपीट द टेस्ट एज बिफोर। समझ में आई बात? ये वोल्ट मीटर को जब आप यहाँ कनेक्ट कर दोगे तो इसको जब शॉर्ट करोगे तो फिर से आपको यहाँ डीसी सप्लाई देना है। जब दोगे तो यहाँ पे अगर ये शो करेगा तो मतलब ये हो गया। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जो टर्मिनल मार्किंग था वो क्या हो गया, डिसअपियर हो रहा है, वो सही मार्किंग नहीं था। समझ में आ रही है बात? यहाँ हो गया। अगर यहीं पे शो करेगा तब तो सही है। आगे देख लीजिए, इन दिस केस द वोल्ट मीटर गिव्स डिफ्लेक्शन। अगर वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन किया, इस केस में अगर वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन किया, देन दैट सेकेंडरी वाइंडिंग करस्पॉन्ड्स टू दिस प्राइमरी वाइंडिंग फेज टू विच डीसी सप्लाई कनेक्टेड। इसका यही मतलब हुआ, मान लीजिए कि वोल्ट मीटर को आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया और इसको जब आप शॉर्ट कर दिए, अब सप्लाई देने के बाद यह डिफ्लेक्टेड है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो टर्मिनल मार्किंग किए हैं इसके रिस्पेक्ट में ये है या फिर इसके रिस्पेक्ट में ये है। समझे? मतलब अगर ये यू फेज है तो ये भी हमारा यू फेज है। क्लियर है? अगर यहाँ शो करेगा तो इसको शॉर्ट करना है, इसमें लगाना है। अगर ये शो करेगा तो इसका मतलब ये यू फेज है तो ये यू फेज है। क्लियर है? ये यू फेज है तो ये यू फेज है। अब मान लो कि किसी में शो तो करना ही पड़ेगा इसको, चाहे यो इसमें करे या इसमें करे। फिर अगर एक का पता चल गया तो फिर दूसरे में डीसी सोर्स लगा, फिर बाकी दो को रेस्ट जो है उसमें क्या करना है, टेस्ट कर लेना है। यहाँ तक हो गया था ना। फॉर डिटरमाइनिंग सेकेंडरीज ऑफ टू फेज द डीसी सप्लाई कनेक्टेड अदर फेज वाइंडिंग ऑन प्राइमरी साइड एंड ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑन दी सेकेंडरी फेज वाइंडिंग। क्या हो गया, एक का अगर पता चल गया तो फिर दूसरे के लिए हमें आना है और दूसरे में फिर क्या करना है, इसको शॉर्ट करेंगे, उसको भी शॉर्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आके कनेक्शन करना है सप्लाई का, डीसी सप्लाई यहाँ देना है और फिर वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है सेकेंडरी साइड में। एक में वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, बाकी सबको शॉर्ट कर देना है। एक में सोर्स को कनेक्ट करना है, बाकी सबको शॉर्ट कर देना है। जिसमें डिफ्लेक्शन शो किया वह उसके रिस्पेक्ट में वही टर्मिनल है, अगर डिफ्लेक्शन नहीं शो किया तो कोई और टर्मिनल उसके रिस्पेक्ट में होगा। यही सब करके हमें क्या करना है, चेक करना है। रिपीट द सेम फॉर ऑल थ्री फेज। ये जो है रिपीट करना है और रिपीट करके तीनों फेज का पता कर लेना है कि कौन सा तीनों फेज जो है किसके रिस्पेक्ट में है। यू के रिस्पेक्ट में कहाँ पे यू है, यू के रिस्पेक्ट में यही यू है कि यहाँ पे यू फेज है, या आर फेज आप बोलते हो तो आर के रिस्पेक्ट में यहाँ है या यहाँ है, होना चाहिए सब क्या, सेम फेज में। क्लियर है? तो ये क्या था, फेज आउट टेस्ट। ये क्यों करते हैं ये आपको मालूम चला। टर्मिनल जो डिसअपियर है उसको मार्किंग करने के लिए कि जो आपने टर्मिनल मार्किंग किया वो प्रॉपर मार्किंग किया है कि नहीं किया है, या फिर जो टर्मिनल डिसअपियर है कह लीजिए कि नहीं मिल रहा है, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं फेज आउट टेस्ट के सहारे। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वोल्टेज रेशियो टेस्ट के। ठीक है, कि वोल्टेज रेशियो टेस्ट कैसे करते हैं या वोल्टेज रेशियो क्या होता है। अब पढ़े होंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखिए जितना चीज़ बता रहे हैं
होप सो इसके बारे में अवेयर होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आप इसके पहले ट्रांसफार्मर भी पढ़ चुके हैं। मशीन में डीसी मोटर या इंडक्शन मशीन या सिंक्रोनस मशीन, ये सब आप पढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पढ़ा हुआ नहीं है। हाँ, उसके बाद भी अगर लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए आप पढ़े होंगे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसको कि आप के कहते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या था, E2/E1। आइडियल केस में आप बोलते थे V2/V1। यही तो वोल्टेज है ना वोल्टेज। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज रेशियो टेस्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टेस्ट भी कह सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि E2 मालूम चल जाए या E1 मालूम चल जाए तो आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकाल सकते हैं या फिर वोल्टेज रेशियो निकाल सकते हैं। तो जो वोल्टेज रेशियो टेस्ट होता है ना, वो वोल्ट मीटर के सहारे परफॉर्म किया जाता है। जनरली वोल्ट मीटर के सहारे भी परफॉर्म किया जाता है। ये लेटेस्ट में आप कह रहे हो कि जो लैब है, जो कंपनी होती है ना, कंपनी में डिवाइस भी है, मतलब अलग से एक मशीन कह लो या इक्विपमेंट कह लो, कि उस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके डायरेक्टली रेशियो निकालता है। ये E2 और E1 निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्या निकाला जाता है, रेशियो निकाला जाता है। समझे, मतलब हाँ, उसको यूज़ किया जाता है, रेशियो मीटर बोलते हैं उसको। डायरेक्टली आप उसका नाम ही है रेशियो मीटर बोलते हैं। तो ये यहाँ से हम लोग अगर वोल्ट मीटर के सहारे करते हैं तो प्राइमरी में सप्लाई देंगे और प्राइमरी का वोल्टेज भी मेजर करेंगे और सेकेंडरी का भी वोल्टेज मेजर करेंगे। सेकेंडरी ओपन रहेगा उस टाइम में, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा ही होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा। तो प्राइमरी में सप्लाई दिए, सेकेंडरी में वोल्टेज जो भी इंड्यूस्ड होगा दोनों का मेजर करेंगे, प्राइमरी का भी मेजर करेंगे और सेकेंडरी का भी मेजर करेंगे। तो सेकेंडरी का और प्राइमरी का दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी। ठीक ना, E2/E1, यहाँ E2 हो गया सेकेंडरी का और E1 हो गया प्राइमरी का, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा हमको, वोल्टेज रेशियो, है ना, वोल्टेज रेशियो। या फिर उसी को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसी में एक चीज़ आपको ये पूछा जाता है अक्सर कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रेशियो कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ ये K जो है 1 से कम है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, बताओ। देखो, अगर E1 ज़्यादा होगा और ये कम होगा, मतलब ये सेकेंडरी कम है, प्राइमरी ज़्यादा है, मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, सेकेंडरी कम है, सेकेंडरी ज़्यादा है, सॉरी प्राइमरी ज़्यादा है, सेकेंडरी कम है, ये स्टेप डाउन के केस में है। हाई वोल्टेज को हम लो वोल्टेज में कर रहे हैं, प्राइमरी में ज़्यादा वोल्टेज है हाई वोल्टेज और सेकेंडरी में लो वोल्टेज है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये अगर ज़्यादा रहा और ये कम रहा तो इसका मतलब वैल्यू भी हमारा इसका क्या होगा, कम ही आएगा। तो मतलब 1 से कम अगर है तो यह कौन सा हो जाएगा, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। अगर 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। क्योंकि E2 अगर ज़्यादा है, E1 कम है, तो लो वोल्टेज को कर रहा है क्या, हाई वोल्टेज में कर रहा है, तो E2 अधिक हो गया, मतलब K भी हमारा क्या होगा, अधिक हो गया। समझ में आ रही बात। तो अगर K इज ग्रेटर देन 1 तो स्टेप अप, और K इज लेस देन 1, 1 से कम है, तो ये कौन सा हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है। तो ये होता, तो समझ में आया। वोल्टेज रेशियो जो करते हैं हम लोग कैसे मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर के सहारे मेजर करेंगे। एक साइड में सप्लाई देना है, एक साइड जो है प्राइमरी साइड में या सेकेंडरी जिधर भी देना है दे दीजिए। जनरली प्राइमरी साइड में ही दिया जाता है, कम वोल्ट दिया जाता है, ऐसा नहीं कि रेटेड वोल्टेज दिया जाता है, कम वोल्टेज ही दिया जाता है और वोल्टेज देकर मेजर किया जाता है वोल्टेज को। तो सेकेंडरी में भी कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, हालांकि ठीक है, सेकेंडरी में भी कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। दोनों को आप मेजर कर लीजिए, मेजर करके दोनों को डिवाइड कर दीजिए, हमारा वो क्या मिल जाएगा, वोल्टेज रेशियो मिल जाएगा। देखो, विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, मैं बात कर रहा हूँ वोल्टेज रेशियो का, किसके सहारे, तो वोल्ट मीटर के सहारे आप कैसे कर सकते हो, किस केस में, अभी मैं सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ, है ना। इफ लो वोल्टेज रेटिंग ट्रांसफार्मर आर टू बी टेस्टेड, अगर कोई लो वोल्टेज रेटिंग ट्रांसफार्मर को टेस्ट करना है या हाई वोल्टेज का भी, कोई दिक्कत नहीं है, देन देयर वोल्टेज रेशियो कैन बी चेक्ड विथ द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। उसका जो वोल्टेज रेशियो होगा उसको हम किसके सहारे, वोल्ट मीटर के सहारे चेक कर सकते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज आर मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ सेम वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर जो आप लगाए हुए होंगे, जो जिस वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी का हो या सेकेंडरी का हो, सेम वोल्ट मीटर को यूज करना है ना। ताकि जैसे अब इक्विपमेंट में भी तो कुछ एरर हो सकता है ना, कुछ एरर हो सकता है, तो इसलिए कहा जाता है कि अगर एरर भी होगा तो दोनों में सेम आएगा ना। अगर दोनों के लिए एरर सेम होगा ना तो
रेशियो निकालोगे तो लगभग वही आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज मेजर कर लेंगे। कब? प्राइमरी में हम सप्लाई देंगे, सेकेंडरी को ओपन रखेंगे और प्राइमरी का भी वोल्टेज मेजर करेंगे और सेकेंडरी का भी वोल्टेज मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्टेज रेशियो इज कैलकुलेटेड एज रेशियो ऑफ अ सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी वोल्टेज। अब वोल्टेज रेशियो जो है उसको हम क्या करेंगे, सेकेंडरी वोल्टेज टू दी प्राइमरी वोल्टेज, मतलब हम डिवाइड कर दिए, इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आई बात? तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, वोल्टेज रेशियो। लेकिन ये किस केस में मैंने बात किया, ये मैंने बात किया सिंगल फेज के केस में। अब देखो जब 3 फेज की बात करोगे ना, तो 3 फेज में 3 फेज होता है, 3 फेज होता है और वहां पे ना वोल्टेज वेरिएशन होता है। आप एक नाम सुने होंगे टैप चेंजर का। क्या? टैप चेंजर का। इसमें क्या होता है ना कि ये कुछ इस तरह से टैप चेंजर जो होता है ना, ये जीरो कुछ इस स्टेप में रहता है। जैसे आप घर में गैस देखे होंगे ना, जिसमें कि आप सिलेंडर वाला जो चूल्हा होता है उसमें आप नोब है ना, नोब से आप कम ज़्यादा कर रहे हो, या फिर वो पंखा में रेगुलेटर देखे होंगे, तो पंखा में बना हुआ है ना, 1 पे कर सकते हो, 2 पे कर सकते हो, 3 पे, 4 पे, 5 तक बना हुआ है। तो 5 स्टेप में वहाँ पे रेगुलेटर में है कि 5 आप मतलब स्टेप में स्पीड को वैरी कर सकते हो फैन का। तो यहाँ पे भी एक टैप चेंजर लगा हुआ होता है, तो उसको आप 5 स्टेप में चेंज कर सकते हो, वोल्टेज को 5 स्टेप में चेंज कर सकते हो। टैप चेंजर जो होता है HV साइड में होता है, माउंटेड रहता है HV साइड में। वोल्टेज जो होगा वो सेकेंडरी साइड के साइड को, मतलब सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज होगा उसको वो क्या करेगा, वैरी करेगा। तो ये हमारा 0 पोजीशन पे हुआ। अब यहाँ पे देखो 5 स्टेप है, मतलब 2.5% के रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। तो प्लस 2.5%, फिर इसके ऊपर 2.5%, फिर माइनस 2.5%, फिर माइनस 2.5%। तो ये 5 स्टेप में, ये बहुत स्टेप में हो सकता है, 7 में भी हो सकता है, 14 स्टेप में, डिपेंड करता है कि कितने स्टेप में मांगा गया है ना। तो ये टैप चेंजर हो गया। अब टैप चेंजर के सहारे इसमें जो होता है वोल्टेज अब 5 स्टेप में वेरी करेगा, तो यहाँ पे 5 वोल्टेज रेशियो निकलेगा। बोलिएगा कैसे, समझिएगा इस चीज़ को। देखिए 5 रेशियो निकालने के लिए क्या करना, सबसे पहले हम रखेंगे, देखो एक तो पहले RYB 3 फेज में रहेगा ना, तीनों रहेगा ना। ट्रांसफार्मर में अगर मान लो कुछ इस तरह का रहेगा, ये 3 फेज में तो ऐसा रहना ही रहना है ना, प्राइमरी साइड भी रहेगा और सेकेंडरी साइड भी रहेगा। तो प्राइमरी साइड में हम क्या करेंगे, सप्लाई को देंगे, सप्लाई क्या करेंगे, देंगे। लेकिन अब 3 फेज के केस में 3 फेज सप्लाई ही देना है, हम लो वोल्ट अप्लाई करेंगे। मान लो कि HV साइड ही सप्लाई दे रहा है, 415 वोल्ट दिए, लो वोल्टेज दिए। सेकेंडरी साइड भी क्या होगा, कुछ वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, है ना, कुछ वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। सबसे पहला काम करें, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करो, सबसे लोएस्ट पोजीशन पे आ जाओ, है ना, सबसे लोएस्ट पोजीशन पे आओ। 2.5% पे जब है तो वहाँ पे आओगे, टैप चेंजर को घुमा के लाओगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पे आप सप्लाई दिए, 415 वोल्ट अप्लाई करो। आप 415 वोल्ट अप्लाई करोगे तो सेकेंडरी में भी कुछ वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा। तो वोल्ट मीटर के सहारे प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी वोल्टेज को क्या करो, मेजर कर लो। मेजर कर लोगे ना, जब मेजर कर लोगे तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो इस पे हमारा क्या आ जाएगा, वोल्टेज रेशियो। अब आ जाओ यहाँ पे 5% होगा भाई, ये हो गया। फिर माइनस 2.5% पे अब टैप चेंजर को लाओ इस पोजीशन पे, फिर क्या करो, सप्लाई दो उतना ही, फिर वोल्टेज को मेजर करो और सेकेंडरी का और फिर प्राइमरी का डिवाइड कर दो, ये मिल गया। सिमिलरली इसी प्रकार से क्या करना है, ये 5 स्टेप के लिए करना है। तो यहाँ पे 5 रेशियो आ गया, सब लगभग बराबर आता है। अगर चेंजेस भी होता है तो आप कह सकते हो 0.05% हमारा टॉलरेंस है, इसके अंदर आना चाहिए। जितना भी वोल्टेज रेशियो होगा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस 0.05% ये टॉलरेंस होता है, BIS के द्वारा दिया हुआ है, कितने के अंदर ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा वैरी नहीं करना चाहिए। अगर वैरी करता है तो हो सकता है किसी में आपने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न यूज़ कर लिया है या कम यूज़ कर लिया, कुछ इस तरह से कोई भी परेशानी हो सकती है, तो उसको फिर आप चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, 3 फेज के केस में वोल्टेज रेशियो को चेक कर लिया जाता है। आगे देखिए, फॉर 3 फेज ट्रांसफार्मर, फर्स्ट द टैप चेंजर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज केप्ट इन, यहाँ पे आप कर लीजिए लोएस्ट पोजीशन। फर्स्ट द ट्रांसफार्मर टैप चेंजर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज केप्ट इन लोएस्ट पोजीशन एंड LV टर्मिनल आर केप्ट ओपन। क्या किया हम लोग, यहाँ पे जो है HV टर्मिनल में हम सप्लाई देंगे, LV टर्मिनल को हमने क्या किया, ओपन रखा। अब ये जो टैप चेंजर था उसको हमने लोएस्ट पोजीशन पे लिया, -5% पे लेके आया, है ना, 5 स्टेप में है,
इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर 7 स्टेप में रहता तब भी आप माइनस वाले पे नीचे, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज में जाओगे ना तो वोल्टेज बढ़ेगा और एंटी क्लॉक में आओगे तो वोल्टेज घटेगा। जो टैप चेंजर में दिया हुआ रहता है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। देखना कभी ट्रांसफार्मर अगर आप देखे होगे ना तो उसमें अगर ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर लगा होगा, अगर अभी ट्रेनिंग वगैरह के लिए जाओगे तो सब स्टेशन वगैरह में जाओगे ना तो वहाँ देखना जो ट्रांसफार्मर होती है ना उसमें टैप चेंजर लगा होता है, तो उसमें वोल्टेज वेरी किया जा सकता है। अगर एंटी क्लॉक में जाओगे ना तो वोल्टेज घटेगा, अगर क्लॉक वाइज में जाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। समझे बात को? तो यहाँ पे क्या किए, टैप चेंजर को हम लोएस्ट पोजीशन पे रखे, मतलब -5 पे रख दिए और उसके बाद क्या करना है, एंड LV टर्मिनल आर कैप्ट ओपन, LV टर्मिनल को हम ओपन छोड़ दिए। फिर अप्लाई 3 फेज 415 वोल्ट सप्लाई ऑन HV टर्मिनल, मेजर द वोल्टेज अप्लाइड ऑन ईच फेज टू फेज, हर एक फेज में वोल्टेज को मेजर करना है। मतलब ये अगर मान लो ऐसा कि ये R है, ये Y है, B है, तो इधर भी ये क्या होगा, R है, Y है, ये B है, R Y के बीच मेजर करो, Y B के बीच मेजर करो, R B के ये R और B के बीच में मेजर करना है ना। इस प्रकार से वोल्टेज को मेजर कर लोगे, तीनों वोल्टेज मिलेगा। अब यहाँ आर वाई के डिवाइड करो आर वाई से, वाई बी को डिवाइड करो वाई बी से, फिर आर बी को डिवाइड करो आर बी से, कुछ इस तरह से डिवाइड करना है। रेशियो हमारा क्या होगा, मिल जाएगा ना, सबका रेशियो लगभग क्या होगा, और सेम चीज़ करना है इस सब के लिए पांचों स्टेप पे। तो वही हो गया यहाँ पे 3 फेज सप्लाई आप दीजिए HV टर्मिनल में। देखो HV टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, लेकिन सप्लाई कितना दे रहा हो, 415 वोल्ट, तो कम वोल्टेज ही दिया जाता है, ऐसा नहीं कि रेटेड वोल्ट अप्लाई किया जाता है। मेजर द वोल्टेज अप्लाइड ऑन ईच फेज, सारे फेज पे हम लोग को वोल्टेज मेजर कर लेना है फेज टू फेज, ऑन HV एंड इंड्यूस्ड वोल्टेज एट LV साइमल्टेनियसली, साथ साथ HV में भी मेजर करना है और LV में भी मेजर करना है, दोनों में क्या करना है, मेजर कर लेना है। और मेजर करके क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। डिवाइड जैसे ही कर लोगे, जब डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, वोल्टेज रेशियो। क्लियर है? आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए फिर क्या होगा, जैसे ही आप वोल्टेज मेजर कर लोगे, आफ्टर मेजरिंग द वोल्टेज एट HV एंड LV टर्मिनल, HV और LV का दोनों का वोल्टेज आप मेजर कर लोगे, देन टैप चेंजर ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड बी राइज्ड बाय पोजीशन एंड रिपीट द सेम। समझ में आई बात? ये टैप चेंजर अगर है मान लो, है ना, तो इसमें हम लोग क्या किए, 5 पोजीशन बना दिए। 5 पोजीशन में आप क्या करोगे, इसको मान लो 0, ये मान लो -2.5, ये -5%, ये +2.5, ये +5%। अब स्टार्ट कर दो, यहाँ से मेजर कर लो, यहाँ पे ये U, ये V और ये W, तीनों फेज का वोल्टेज मेजर करोगे। सिमिलरली यहाँ पे आप कर लो, ये स्मॉल में U, यहाँ पे हो गया V और ये हो गया W। समझे? अब तीनों का आप क्या करोगे, मेजर कर लो। यहाँ पे U भी मिल जाएगा, V भी W भी फेज में जो होगा मिल जाएगा वोल्टेज। अब यहाँ पे ये जो होगा वोल्टेज रेशियो क्या हो जाएगा, एक फेज का, यहाँ U अपॉन U कर लो, है ना, यहाँ पे V अपॉन V कर लो, यहाँ पे W अपॉन W कर लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। समझ में आई बात? हालांकि ये वोल्ट मीटर के मेथड से किया गया, लेकिन अभी के टाइम में मॉडर्न मतलब लेटेस्ट में डिवाइस है, आपको बताया था रेशियो मीटर के नाम से आता है, डायरेक्ट आपको रेशियो देगा। ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करना, कुछ नहीं, सप्लाई वोल्टेज आप अप्लाई कीजिए, है ना, लो वोल्टेज ही अप्लाई करते हैं, लो वोल्ट आप उसमें दीजिए। लो वोल्टेज देने के बाद क्या करना है कि और जो रेशियो मीटर रहता है ना, रेशियो मीटर से आप क्या करो, डायरेक्टली रीडिंग आपको मिल जाएगा। और डायरेक्टली जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज देखे होगे ना, उसका इस्तेमाल भी यहाँ पे करते हैं, है ना, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए करते हैं, उस टाइप का ही बना हुआ रहता है, वैसे भी आप मेजर कर सकते हो, या अलग से डिजिटल टाइप में भी बना हुआ रहता है रेशियो मीटर, जिसमें कि डायरेक्ट आपको रीडिंग आ जाएगा, डायरेक्ट रीडिंग आ जाएगा। आप नोट कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि रीडिंग आपका ये जो है टॉलरेंस इसके अंदर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं किया, क्योंकि डिज़ाइन में होगा ना कुछ तो उसका रेशियो होगा, कुछ भी हो सकता है, 0.5 हो सकता है, या 1 हो सकता है, x नहीं सॉरी, ये हो सकता है 0.8 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 1.25 होगा, 1.35 होगा, कुछ इस तरह से रेशियो हो सकता है। अब अगर ये रेशियो आ रहा है तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये नहीं भी आ रहा है तो आप देख लो कि जो भी मेजर्ड वैल्यू होगा 0.5% के अंदर है कि नहीं है। अगर है तब तो सही है, अगर नहीं है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये क्या था, रेशियो टेस्ट, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टेस्ट भी इसको आप बोल सकते हो। क्लियर? तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।